अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम होम्योस्टेसिस की 3 बेसिक टाइप्स और वाटर रिलेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 एक्सक्रीशन एंड नंबर 3 थर्मोरेगुलेशन। इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑस्मोरेगुलेशन। हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद को इन्वायरमेंट के लिहाज से मेंटेन रखते हैं ताकि वो गिवन एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। अगर हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें इन रिलेशन विद सोल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन, कि उनके अंदर पानी और जितने भी दूसरे सॉल्यूट्स हैं उनकी मिकदार को नोट करें। सॉल्यूट में हमारे पास सॉल्ट कंसंट्रेशन डिफरेंट ब्लड प्लाज्मा, और उसके अलावा हमारे जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं अगर हम उनको स्टडी करें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह को, लेकिन उनका रिलेशन देखें अगर इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, तो वो हम ऑस्मोरेगुलेशन में देखते हैं। लेकिन इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक बेसिक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। उस मैकेनिज्म को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे फिश की एग्जांपल लें तो उसमें हमें पता है कि वो एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती है। उसको कॉन्स्टेंटली फेस करना पड़ता है इन्वायरमेंट को। एक्वेटिक ऐसा इन्वायरमेंट जो क्या होगा, एक्वेटिक होगा, वाटर को फेस करना है। तो किस तरह वो बॉडी के अंदर वाटर की एंट्री करवा सके, उसको मेंटेन कर सके, बाद में उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के और ऑपोजिट अगेंस्ट उसको बाहर निकाल सके, तो इसके लिए हम एक मैकेनिज्म होता है। तो उस मैकेनिज्म को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास थर्मोरेगुलेशन है। थर्म का मतलब होता है हीट, रेगुलेशन रेगुलेट करना, उसको एक तरीके से मेंटेन करना। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि कैसे वो इंटरनल टेम्परेचर मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, तो यहाँ मेंटेन का मतलब ये नहीं कि वो इस चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं, नहीं, बल्कि वो इस चीज़ को विद इन अ नैरो रेंज, एक ऐसी रेंज जो कि टॉलरेबल हो, जिसको वो बर्दाश्त कर सकें, उसके अंदर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है। तो इस चीज़ को हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। समटाइम ये फ्लक्चुएट कर जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से। जैसा अगर फीवर में हो देखा जाए तो थर्मोमीटर से इसको मेजर किया जाता है, उस पर फ़ारेनहाइट के स्केल होते हैं। 98 फ़ारेनहाइट ये हमारे पास क्या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन फीवर में देखा जाए तो 100, 101, 102 अप टू सो ऑन, इस तरह वो भी, लेकिन एक रेंज के अंदर वो शूट अप करता है, बाद में मेडिकेशन से वो नॉर्मल रेंज पे आ जाता है। तो एक रेंज के अंदर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। अगर यहाँ पे मौसम में गर्मा की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जिस्म से स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना आता है, एवोपोरेशन हो जाती है। वो जो स्वेटिंग होगी उसको क्या होगी, एवोपोरेशन। तो बाद में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है पहले की निस्बत। तो क्या हुआ, मेंटेन हुआ टेम्परेचर। अगर यही हम विंटर की बात करें तो उसमें क्या, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या बाहर टेम्परेचर कम है तो बॉडी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी में कपकपाहट शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो सेट पॉइंट तक जाएगा। तो इस तरह बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और इस मैकेनिज्म को हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। लास्ट वन हमारे पास जो इसके टाइप है होम्योस्टेसिस की, वो हमारे पास एक्सक्रीशन है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं जिस्म से, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड
या सॉलिड पार्टिकल को इनटेक करते हैं, वो किसकी, अपने खुद को स्टेबल रखने के लिए। तो जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है वो उसके लिहाज से इसको यूज़ करते हैं, तो बाकी जितना बचता है वो उसके लिए वेस्ट मटेरियल के तौर पर बच जाता है। और ये देखा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़्यादातर नाइट्रोजीनस होता है, नाइट्रोजन उसमें शामिल होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी काज कर देती है। तो वो जो वेस्ट बचता है हमारे लिए उसको एक्सक्रीट करना, कैसे करना, क्या मेंटेन, कौन से बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, तो ये तमाम चीज़ें एक्सक्रीशन में देखी जाती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर से एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फीसिस होते हैं, फाजिल मादे और यूरिन वगैरह। अगर हम इसकी तीनों टाइप्स का रिव्यू करें, हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, तमाम में हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल किया है, मेंटेन किया है, प्रोटेक्ट किया है। किससे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो ये तमाम चीज़ें होम्योस्टेसिस में आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में, जिसमें हम पहले आज लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे वाटर रिलेशन को। हमारे पास सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है। उसमें हमारे पास एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसी चीज जो कि स्मॉल अमाउंट में हो, इन लेसर क्वांटिटी, वो सॉल्यूट होगा। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट। लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर जो कि लार्ज क्वांटिटी में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और याद रखिए जो वाटर होता है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं डिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें, कुछ ऐसे भी होते हैं सॉलिड, जैसे शुगर है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो जो हमारा सेल है, बॉडी सेल है, उसके अंदर सोल्यूट जो होते हैं उनके लिए सॉल्वेंट वाटर ही होता है। हमारे बॉडी सेल में उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, सेल की रिक्वायरमेंट के लिहाज से वाटर की कंसंट्रेशन होती है। जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है तो यही इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर बैलेंस रखना। सेल की अगर बात करें, उनकी कंसंट्रेशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्यूशन की अगर हम कंसंट्रेशन देखें, साल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन देखें, उस लिहाज से इसकी तीन टाइप है। एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक हमारे पास होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। इनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। जो हमारे पास होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम। तो बाहर अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो मतलब वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और नेचर में ये देखा गया है कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसा कि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर सराउंडिंग से सेल के अंदर मूव करेगा। तो जैसे ही वो मूव करेगा, सेल क्या होंगे? स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे? इसके नतीजे में फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। तो ऐसा इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और ऐसा सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगी, सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा? सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो मतलब वाटर ज़्यादा है, तो बाहर वाटर कम होगा, तो वाटर इनवर्ड से आउटवर्ड मूव करेगा, जिसके नतीजे में सेल क्या? श्रिंक हो जाएंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में साल्ट और जो हमारा वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। और वो इक्वल कैसे होती है कि जितना वाटर सेल के अंदर मूव करता है उतना ही सेल से बाहर, जितना सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर मूव करेगी उतने ही सेल से बाहर मूव करेगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहा जाता है। आइसो का मतलब होता है सेम। तो इसकी अगर देखें वाटर रिलेशन में जितना भी हमने देखा तो सेल ने खुद को मेंटेन किया। जो सेल के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगा, सेल के बाहर एक्सटर्नल। तो कैसे उसने एक्सटर्नल के लिहाज से इंटरनल हमने उनका रिलेशन देखा, तो ये होमोस्टेसिस होता है। बाकी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल के हवाले से होगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।